हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में है जतिन गुप्ता जी। इनको इंस्पायरिंग जतिन के नाम से भी काफी लोग जानते हैं। ये एक अवार्ड विनिंग लाइफ कोच है, हीलर है, टेडेक्स स्पीकर है और इन्होंने मल्टीपल इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखे हैं, 4 टू बी प्रिसाइज। इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम है। Today we are going to talk with India's first non-fiction book writing coach and a motivational speaker, inspiring Jatin. Welcome, Jatin. हाय, थैंक यू रितिका फॉर दैट वार्म वेलकम और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। कुछ लाइनों में ही आपने मेरा पूरा सफर को बांध के बता दिया। अब मेरे को तो लगता है मैंने बहुत कम बोला है। आपने जो अचीव किया है, जितना कुछ, उसके लिए बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था ये। आप खुद अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहोगे? व्हाट डू यू डू, लाइक मोर इन एक्सप्लेन्ड वे? यही मेरा इंट्रोडक्शन है प्रीतिका। इनफैक्ट एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि 14 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, कॉर्पोरेट टर्न्ड अवार्ड विनिंग लाइफ कोच। बाकी मैं हीलिंग करता हूँ और बुक राइटिंग कोचिंग भी करता हूँ। इंडिया फर्स्ट नॉन फिक्शन बुक राइटिंग कोच हूँ, आपने बता ही दिया है। तो जितना भी ये जो एक्सपीरियंस है, ये कॉर्पोरेट के बाद का एक्सपीरियंस है। सो कॉर्पोरेट टर्न्ड कोच, एक्स हाउ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। हाउ डिड दिस शिफ्ट हैपन फ्रॉम कॉर्पोरेट? बिल्कुल अलग, डिफरेंट बात है। एक्चुअली ये मुझे भी नहीं पता था कि ये कभी होगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन कॉर्पोरेट में मेरा प्रोफाइल भी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में था। मैं ट्रेनिंग मैनेजर था, मेरा लास्ट पोजीशन ट्रेनिंग मैनेजर का था। और मैं जब भी ट्रेनिंग मैनेजर का एक रोल होता है कि नए एम्प्लॉयज से मिलना होता है, सेशंस करने होते हैं। तो हर रोज नए नए 50-50, 100-100, 150-150 एम्प्लॉयज आते थे। तो उन सबसे मुलाकात होती थी। मुलाकात से ज्यादा उनका एक मोटिवेशनल सेशन ही जाता था मेरे साथ। तो हम्म। काफी लोगों ने, न्यू एम्प्लॉयज बार बार बोलते थे, सर आप बहुत मोटिवेशनल हो, आपको अपना कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। और वो जब की बात है जब मैं कॉर्पोरेट में बहुत खुश था, मतलब मैं बहुत सेटल था उस जॉब में। और मैं बहुत, ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा फील होता था जब ये सब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। बट आई यूज्ड टू से थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। तो ये इंस्पायरिंग वर्ड, मोटिवेशनल वर्ड, ये मुझे कॉर्पोरेट की लाइफ से ही बहुत सुनने को मिला था अपने बारे में। कि सर जब आप बात करते हो ना, आप एकदम से मोटिवेट कर देते हो। सो वो, खैर वो उसका कोई रोल नहीं है मेरे इस करियर में। बट इस करियर में आने का रोल मैं ऑफकोर्स ऑनेस्टली बताना चाहूंगा, सभी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि एक ब्रेक डाउन भी आपके लिए ब्रेक थ्रू हो सकता है। सो कृतिका, 2019 में मेरी लाइफ में ऐसा फेज आया था जहां पे मेरी मैरिज में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। और उसी के साथ ना मेरा, आपका एक एरिया जब लाइफ का सही नहीं रहता तो दूसरा एरिया अपने आप डगमगा जाता है। तो पर्सनल लाइफ में इतने इश्यूज चल रहे थे कि प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने लग गई थी। और उसके साथ बहुत सारा कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स मेरे साथ हो रहा था। तो हम्म। वो एक पॉइंट आया लाइफ में जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मैं अकेला हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई सपोर्ट की जरूरत है। सो थैंकफुल, जो मेरी एक्स मैनेजर थी वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी और वो एक लाइफ कोच भी थी साइमल्टेनियसली। तो मैंने उनसे अपना डिस्कशन किया, बिकॉज मुझे सोल्यूशन चाहिए था। और कुछ चीजें ऐसे हैं जो अपनी माँ बाप से भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनको नहीं समझ आएगा और वो और ज्यादा परेशान ही होंगे। सो अगर मैं सच बोलूं तो उस टाइम पे मुझे बहुत सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो गए थे कि यार ये सब ना बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैंने अपनी मैनेजर से डिस्कस किया, एक्स मैनेजर से, वो लाइफ कोच थी। उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक वर्कशॉप अटेंड करने को बोला। वो 3 दिन का वर्कशॉप था और एक दिन में 12 घंटे के सेशन, तो 3 दिन लगातार 12-12-12 घंटे, 36 घंटे के सेशंस। ओके। और वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट लाइफ का शुरू हुआ, क्योंकि मेरे साथ वहां पे लगभग 200 लोग और थे एक ही सेशन के क्या अंदर। इट वाज अ चीज का वर्कशॉप था, इफ यू ह्यूज, डोंट माइंड एक्सप्लेनिंग? इट वॉज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ओके। वर्कशॉप। और इनफैक्ट मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहूंगा, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत पॉपुलर है इन टर्म्स ऑफ लाइफ कोचिंग, वर्ल्ड लैंडमार्क, वर्ल्ड वाइड। ओके। सो लैंडमार्क वो कोई अपना पेड प्रमोशंस नहीं करते हैं, उनका सब वर्ड ऑफ माउथ ही होता है। तो उनके, मैंने ये उनका जो फर्स्ट लेवल होता है वो मैंने किया था, क्योंकि मैं परेशान था, मुझे उससे बाहर निकलना था। और हम्म। मैंने देखा कि मेरे साथ 200 और लोग आए थे वहां पे, जिनकी लाइफ में कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स थी ऑब्वियसली। तो एक चीज तो ये हुई कि औरों की प्रॉब्लम सुन के अपनी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लगी थी। कि यार लोगों की तो लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। वहां पे रेप विक्टिम्स आई थी वहां पे। इनफैक्ट वो लोग आए थे जिनके खुद के फादर्स ने उनका सेक्सुअल अब्यूज किया था। सो ऐसे ऐसे लोगों के सामने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगने लगी थी। तो ऑब्वियसली एक लाइफ की तरफ पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका था।
और फिर जब जब हम लोग नया लाइफ के पर्सपेक्टिव देख रहे थे, सब बहुत खुश थे, भावुक भी थे, सब रो भी रहे थे, क्योंकि इट वाज टीयर्स ऑफ जॉय, वी वर ऑल एक्सपीरियंसिंग टीयर्स ऑफ जॉय। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड व्हाट नोबल प्रोफेशन माय लाइफ कोच वाज इनटू। कि एक साथ दो दो सौ लोगों की लाइफ में इंटैक्ट करना, हम लोग सब ब्लेसिंग दे रहे थे कोच को। और उनकी पर्सनालिटी देख के ये भी लग रहा था कि बहुत पैसे भी कमाते होंगे, बिकॉज वो प्रोफेशन ही ऐसा होगा। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, कृतिका। आई डिसाइडेड कि मुझे भी ये करना है, हम्म। मुझे लोगों को खुश करना है। कैसे करना है मुझे नहीं पता था, मैंने यूनिवर्स को ऑर्डर प्लेस किया था कि मुझे तो लाइफ कोच बनना है। अब वो ऑफ कोर्स अपने आप वो जर्नी आगे चलती रही। और आज ये सब जो टाइटल्स आपने बताए हैं, ये सब मेरे कॉर्पोरेट जर्नी के बाद के टाइटल्स हैं। हम्म। और फॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय जॉब इन कोविड इन हम्म। सितंबर 2020। एक तरफ मेरी बुक लॉन्च हुई पहली 1 सितंबर को, 3 सितंबर को मेरे को टर्मिनेशन लेटर मिला कि वी डोंट नीड यू। सो वो ये सब हुआ, वो अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि आई थिंक वो कहते हैं ना, हर चीज का एक एक्सपिरेशन डेट होता है। तो मेरे कॉर्पोरेट करियर का एक्सपिरेशन डेट आ चुका था। और हम्म। मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि नहीं, मुझे वही करना है जो मेरे लाइफ कोच कर रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ लाइफ कोच, आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस। क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ प्रतिका, किसी को खुशी देने में जो सुकून है ना, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो हम्म। वो सेटिस्फैक्शन के लिए, वो कंटेंटमेंट के लिए मैंने इस प्रोफेशन को परस्यू किया। एंड यूनिवर्स वाज विद मी। मैंने कॉर्पोरेट का चेहरा कभी दोबारा नहीं देखा, और उसके बाद से मैं सोलोप्रेन्योर हूँ, और ये सारे टाइटल्स मेरे साथ हैं। वाह, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग। आपने अपना नाम सही रखा है, इंस्पायरिंग जतिन। Jatin, this is a huge shift, like from having suicidal thoughts to being a life coach and being an inspiring person जो और भी लोगों को अब इंस्पायर कर रहा है. So, हम्म। what will you say was the defining moment, other than of course attending that workshop, कि like you are like अब मैं I will not give up. एक्चुअली प्रीतिका, एक और चीज जो मेरे माइंड में आई जब सुसाइडल थॉट्स आए थे ना, वो सुसाइडल थॉट्स तक ही क्यों रह गए, उसका एक और रीजन भी है। क्योंकि Hmm. किसको सुसाइड करना होता है वो कर लेता है, वो Hmm. इतना सोचता नहीं। लेकिन वो थॉट्स आए, लेकिन थॉट्स से वो थिंक नहीं बना, वो रियलिटी नहीं बना। क्योंकि मेरी मदर ना बचपन से, क्योंकि देखो, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से वो रिलेट कर पाएंगे कि बचपन से वो पैसे की मच रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स घर में रहती ही हैं, कलेशबाजी होती ही है। तो उन सब सिचुएशंस में अगर मैं कभी परेशान होता था, कभी स्कोर्स को लेके, या कभी कुछ ना खरीद पाना, मेरे फ्रेंड्स खरीद पा रहे थे मैं नहीं खरीद पाता था, मैं अपनी मदर से डिस्कस करता था। तो एक मेरी मदर बहुत ही एक लाइन वो बार बार रिपीट करती थी कि अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये इतनी स्ट्रांगली कोडेड थी। अगर अब अभी हम बचपन की भी बात करेंगे, मेरे बचपन में भी बहुत ही डार्कनेस रही है। तो वो एक स्टेटमेंट ने मुझे आई थिंक हमेशा ऊपर रखा है, हमेशा मुझे तोड़ के जोड़ा है अपने आप को। मैंने टूटा हूं बहुत बार, और बहुत बार जुड़ा भी हूं, और इतना तगड़ा जुड़ा हूं कि वो कभी नहीं टूटा फिर। तो वो जो स्टेटमेंट थी कि अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे नहीं रहेंगे, उस थॉट की वजह से ही मैंने किसी से डिस्कशन करना चाहा कि नहीं यार, मम्मी ने कहा था फिर अच्छे दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। बट डेफिनेटली उससे निकलने के तरीके थे, मेच्योर था, अडल्ट था, तो आई थॉट लेट्स डिस्कस। तो डिफाइनिंग मोमेंट तो शायद बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे सिखा दिया था कि, और इतना स्ट्रांग बना दिया था कि आज मेरी लाइफ में बहुत चीजें हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जज्बा जो है लोगों की मदद करने का, अपने आप को रोज खड़ा करना, और एक ऑथेंटिक स्माइल लाना अपने फेस पे, दिखावटी नहीं, पर जो लोग मुझसे बात करते हैं वो फील कर पाते हैं कि मैं Hmm. जेन्युइनली अंदर से बहुत खुश हूँ। तो वो सब का श्रेय ऑफ कोर्स मेरी मदर को जाता है, वो एंकरिंग करने के लिए। और वो एंकरिंग इतनी स्ट्रांग हुई कि आज मैं लोगों के माइंड की एंकरिंग करता हूँ, उनको Hmm. इन चीजों से बाहर निकालता हूँ। Jadin, I will so agree to what your mother have said, क्योंकि इससे काफी सिमिलर चीज इवन माय ग्रैंडमदर, हम लोग मारवाड़ी है, एंड बिकॉज जैन है, तो एक जो होता है ना, वो लोग पूजा करते वक्त कुछ गाना गाते हैं। तो इसी तरह से मेरी दादी माँ को मैंने हमेशा सुना है, वो एक गाती है गाना, उसमें एक लाइन आता है कि दुख के लारे सुख है त्यार समता राख्या सरसी। मतलब दुख के पीछे सुख रेडी खड़ा हुआ है।
समता, मतलब थोड़ा हम्म। सा पेशेंस रखो बस। तो पेशेंस वो रखो। आप जैसे बोल रहे हो, बचपन से अगर हम लोग सुनते हैं तो वो एच हो जाता है दिमाग में कि वो ये ऐसा होगा। सो आई आई कैन कम्प्लीटली रिलेट एंड अग्री कि हाँ ऐसा होता है। सो यस। हैट्स ऑफ टू योर मॉम एज वेल कि बचपन से ये एब्सोल्युटली। पॉजिटिविटी रखा। एंड इनफैक्ट उनको एक तो बोला ये एंकरी हुई, बट उनको भी एज अ लेडी मैंने बहुत स्ट्रगल करते देखा है। एंड डिस्पाइट सो मेनी डिफिकल्टीज इन आवर फैमिली, इन हर लाइफ, उनको मैंने कभी गिव अप करते हुए नहीं देखा। सो हम्म। अगर सच बोलूं, आई जनरली जो लड़कों के लिए उनके फादर्स रोल मॉडल होते हैं, बट मेरे लिए मेरी मदर रोल मॉडल थी। Though father was also a very nice man, though he's no more now, but he was a very nice, very sorted, simple, sober man. So, but I think वो जो एक अंदर से चिंगारी जो मुझे एक लायन वाली फीलिंग और एक रोर वाली फीलिंग, वो डेफिनेटली मुझे अपनी मदर से मदद। मिली है। तो उनको मैंने कभी गिव अप करते हुए देखा ही नहीं लाइफ में। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करके इतना कुछ खड़ा किया है अपने बलबूते पे। तो कहीं ना कहीं वो मेरे सबकॉन्शियस में भी बैठ चुका था कि यार, योर मदर हैज वर्कड सो हार्ड, व्हाई कांट यू एंड व्हाई वुड यू नॉट। यस। तो वो चीज हमेशा रही है, कभी गिव अप मुझे करने ही नहीं दिया। इनफैक्ट आज भी अगर अगर हूँ, इंसान हूँ, कोच हूँ, बट इंसान भी हूँ। कभी कभी मुझे भी जैसे कभी कुछ बुरी चीज लगती है, कभी कभी पेशेंस अगर कभी टूट जाए, जो कि बहुत रेयर होता है। सो शी इज ऑलवेज देयर अगेन विद द सेम लाइन, अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी दिन नहीं भी नहीं रहेंगे, सब रहेंगे। सही होगा। तो हम्म। वो एक 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 कोडिंग, एक दिलासा ही काफी होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एब्सोल्युटली जतिन। जतिन, आपने अभी शुरुआत में ये भी बताया कि आपने यूनिवर्स को बोल दिया था कि अब मुझे तो यही करना है। सो एफर्मेशंस भी इसमें इंक्लूड हो गए। तो आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए, हमारे लिसनर्स को, कि ऐसा कौन सा फर्स्ट टाइम ऐसा मोमेंट हुआ जब आपको एफर्मेशंस में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना यकीन हो गया कि हाँ अब ये हो सकता है तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको सच बताऊं, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझ 2021 में आया है। मुझे कुछ नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। और ऑफ कोर्स बाद में ये पता था कि हम सब कभी ना कभी अट्रैक्शन कर ही रहे होते हैं, वी ऑल आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग। वो हम्म। जाने अनजाने में हम सब कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना। तो जो एग्जैक्ट लॉ है मैनिफेस्टेशन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसकी टेक्निक्स, उसके सीक्रेट्स, वो सच बोलूं तो मैंने 2021 में सीखे हैं। हम्म। लेकिन जो मैंने 2019 में यूनिवर्स को ऑर्डर प्लेस किया, वो मैं इसलिए बोल पा रहा हूं, मुझे पता है वो ऑर्डर प्लेस किया गया था। लेकिन जिस कन्विक्शन से किया था ना कृतिका, कि मुझे तो ये बनना है, कैसे और कब वो मुझे नहीं पता। तो सीक्रेट यही है एक्चुअली मैनिफेस्टेशन का, कि आप उस कन्विक्शन के साथ ऑर्डर प्लेस करो। जैसे हम किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता वो कौन से वेयर हाउस से आता है, कितने लोग उसको टच करते हैं, कितने वो वेयर हाउस के थ्रू हमारे पास आता है। हमें सिर्फ डिलीवरी से मतलब है कि ऑन टाइम डिलीवरी हो जाए, पर डिलीवरी हो जाए। That is what I did. I did not know how, I did not know when. And this is what I learned from my mentor in 2021 for Law of Attraction, that when you do Law of Attraction, never have the desperation of कब होगा, कैसे होगा। हम्म। जहां वो desperation का फ्रीक्वेंसी आएगा, यूनिवर्स आपको वो ऑर्डर नहीं डिलीवर करेगा। और हम्म। मुझे ये भी याद है प्रीतिका, जब मेरा ये लाइफ कोचिंग का सफर जब 2019 से मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, मुझे उस समय कोविड की किसी कोई भनक भी नहीं थी, राइट। तो कैसे कैसे वो चीजें क्राफ्ट होती गई। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं एक्चुअली कॉर्पोरेट करियर छोड़ दूंगा। मतलब मेरा ये प्लान था कि मैं लाइफ कोच बनूंगा, और जैसे कि हमारे मेंटोर ने सिखाया कि साइमल्टेनियसली आप बैकअप लेते जाओ, और एक टाइम पे आके जब आपके पास बहुत क्लाइंट्स आ जाए तो आप कॉर्पोरेट छोड़ दो। हम्म। एक हमें बोला गया था बहुत सिस्टमेटिक वे से आपको प्लानिंग करनी है। पर हम्म। कहाँ प्लानिंग से दुनिया चलती है हमेशा, हम्म। राइट। तो वो प्लानिंग बैक ऑफ द माइंड में थी। लेकिन ये कोविड नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी फुल टाइम कोच बन पाता, क्योंकि मैं अपने कॉर्पोरेट करियर में बहुत सक्षम था, बहुत एक्सपर्ट था जिस काम में मैं था। और बहुत मुझे क्या था, मुझे उसी से बहुत सेटिस्फैक्शन फील होता था। हम्म। अगर ये कोविड नहीं आता तो मेरा वो करियर लाइफ कोचिंग का शुरू ही नहीं होता। तो ये सब यूनिवर्स का प्लान था, क्योंकि मैंने कभी भी उस दौरान, कृतिका, उस 1.5 साल के सफर में, जब ये कोच मतलब 2019 से कोच बनने तक के सफर में, कभी डेस्पिरेशन नहीं दिखाया कि मैं कब कोच बनूंगा, कैसे होगा, कब क्लाइंट्स आएंगे, मैं कब कॉर्पोरेट छोड़ूंगा। ये सब थॉट्स मेरे माइंड में कभी थे ही नहीं।
हम्म। सो आई रियलाइज कि मैंने जाने अनजाने में बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर दिया। और उसका एक ही सीक्रेट है कि आप डेस्परेशन फ्रीक्वेंसी में मत रहिए। जो भी आप दुनिया में चाहते हैं, आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, अपने नॉर्मल कर्म करते रहिए, बट डोंट बी डेस्परेट ऑफ व्हेन एंड हाउ। फिर तो होगा नहीं। ओके, आप जतिन, आप कोई एक ऐसा अफर्मेशन टेक्निक बता सकते हो विद एग्जांपल जो आपके लिए या आपके क्लाइंट के लिए हैव वर्कड वंडर्स, एंड यू कैन शेयर इट विद आवर लिसनर्स? एब्सोल्युटली। एक टेक्निक जो ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत पावरफुल रही है और मेरे सारे क्लाइंट्स के लिए बहुत मैजिकल रही है और अभी भी रहती है, वो तो है एक जो हीलिंग टेक्निक है, उसको हम बोलते हैं हो ओपोनोपोनो। ओके। हो ओपोनोपोनो, इट्स नॉट अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक। लोग इसको मिस्टेक कर जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक है, पर मैं बताना चाहूंगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हेल्प कैसे करता है। हम्म। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक्स नहीं भी कर रहे हैं हम्म। और आप इस टेक्निक से जुड़े हैं, आप देखेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन अपने आप ही होती जा रही है। क्यों? ये एक हवाइन टेक्निक है, हवाइन एंशिएंट टेक्निक है, जिसको हम, इसका मतलब जो है, मैं ज्यादा डेप्थ में ना जाके एक मतलब बता दूं। इसका मतलब है टू मेक थिंग्स राइट, चीजों ओके। को सही कर। और अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर से बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ही पूछता हूँ, हमारे पास ग्लास है और हम्म। हम अज्यूम करते हैं इसके अंदर गंदा पानी है। हम्म। और अगर मुझे इस बॉटल से इसके अंदर फ्रेश पानी डालना है कृतिका, तो मुझे उस गंदे पानी को क्या करना होगा? फेंकना होगा। फेंकना होगा। और अगर मैंने गंदा पानी नहीं फेंका और उसी में फ्रेश पानी डाल दिया, तो उस पानी का वो क्या भी होगा? वो भी गंदा हो जाएगा। वो भी गंदा हो जाएगा। तो ये ग्लास जो मेटाफोर है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। और जो गंदा पानी है वो हमारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव एक्शंस हैं। अच्छा। अब लोग क्या करते हैं, वो फ्रेश पानी है, वो है मैनिफेस्टेशन एफर्मेशंस। अब हम्म। वो क्या कर रहे हैं, सब एफर्मेशन डाल रहे हैं गंदे पानी में। तो वो हम्म। गंदा पानी थोड़ा थोड़ा तो साफ होता जाता है, बाहर निकलता जाता है, हाँ, लेकिन पूरा हाँ। साफ नहीं। पूरा साफ नहीं तो होता। आपने सुना होगा अक्सर लोगों से, यार मेरे ना कब पूरा काम नहीं करता है, कभी हम्म। करता है कभी नहीं करता है। उसका रीजन ये है कि लोग गंदा पानी बिना निकाले ही उसमें हम्म। फ्रेश पानी डाले जा रहे हैं। अब आप उसमें डालते रहो डालते रहो डालते रहो, बहुत ज्यादा पानी डालोगे, जब आगे कहीं लास्ट में शायद साफ पानी आएगा, पर उसमें कितना एफर्ट है। और आप हम्म। जब तक एफर्ट करोगे नहीं, आप थक जाओगे, उसमें आपको फ्रेश पानी मिल ही नहीं रहा। जी। और जो होपोनो क्या करता है प्रतिका, वो गंदे पानी को पहले निकालता है। हम्म। उसका काम सिर्फ गंदा पानी निकालना है। जब गंदा पानी, जो आपके नेगेटिव फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस है, अगर वो ही निकल जाएंगे, फिर तो हम्म। आप जो डालना चाहो वो डलेगा। और हम्म। एक और उसका और इस टेक्निक का जो मैंने डिस्कवरी किया है और अपने मेंटोर से लर्न किया है, कि जब आप होपोनोपोनो टेक्निक से हीलिंग करते हैं, इसको हीलिंग बोलते हैं, नेगेटिव थॉट्स को निकालना हीलिंग बोलते हैं इसको। हम्म। जब आप डर्टी वाटर को अपने सबकॉन्शियस से, डर्टी या नेगेटिव इमोशंस को सबकॉन्शियस से बाहर निकालते हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है यूनिवर्स के साथ, वो और साफ होता जाता है। हम्म। क्योंकि वो चैनल साफ होता जाता है, तो यूनिवर्स अपने आप आपको ना वो मार्ग, वो पाथ दिखाता चला जाता है कि आगे क्या 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 करना है। और हम्म। आप मानोगे तो ना, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं जो आपको कैप्चर करने हैं कि ये मेरा, ये मुझे यूनिवर्स से इंस्पिरेशन मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिसंबर में बैठे बैठे मुझे थॉट आया कि यार, खाली हीलर ही क्यों बनना है? मतलब तू कितना ही हील कर लेगा, तेरा मन तो है कि पूरी दुनिया हील कर लो, पर मैं चाह के भी पूरी दुनिया हील नहीं कर सकता। हम्म। तो मुझे थॉट आया कि जतिन, अपनी नॉलेज को बांटता क्यों नहीं? यू हैव लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी, व्हाई डोंट यू क्रिएट मोर ऑफ यू हम्म। and let them heal, because indirectly you will also be blessed, because you are responsible for healing those people. So I launched a program called Healer Certification Program. So now ओके। I'm also creating certified healers so they can go out in the market and heal more people. एक हम्म। चेन बना दी है मैंने कि मैं तो सबको नहीं कर पाऊंगा, पर मेरे अंदर जो चेन बनती जा रही है, वो आगे हील करते जाए। और उनके लिए करियर भी सेटअप हो गया, क्योंकि कोविड में हम बहुत लोगों ने फाइनेंशियल इश्यूज हमने सबने फेस करे हैं, और लॉट ऑफ अस डिड नॉट हैव मनी मेकिंग स्किल्स। तो मैं सर्टिफिकेट आपको हीलर बना रहा हूँ, आपकी खुद की हीलिंग करवा रहा हूँ, प्लस आपको मनी मेकिंग स्किल भी दे रहा हूँ। तो हम्म। एक टेक्निक जो इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, मैं कोई और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करता भी नहीं हूँ, एक दो को छोड़ के। और एफर्मेशन करे हुए तो मुझे शायद महीने हो गए हैं।
हम्म। क्योंकि मैंने इससे बोला कि जो ये टेक्निक है ना, ये इतनी पावरफुल है कृतिका, और इस लोग होपोनोपोनो को मैनिफेस्टेशन से कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जब वो होपोनोपोनो करते हैं उनके काम होते चले जाते हैं, उनको लगता है अरे ये तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। वो हाँ। काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका ग्लास गंदे पानी से खाली हो रहा है, तो उसमें हम्म। फ्रेश पानी की जगह अपने आप बन गई। एंड दैट्स व्हाई यू विल कीप सीइंग द पाथ वेरी क्लियरली। हम्म। ओके, टू ऑल द इट्स अ वेरी लिसनर्स। पावरफुल टेक्निक। और अगर मैं आपको इसके रिजल्ट्स बोलूं, इसके जो रिजल्ट्स मैंने पढ़े हैं, सुने हैं, लोगों ने कैंसर तक क्योर किया है होपोनोपोनो से। क्योंकि वाह। साइंटिस्ट की रिसर्च के हिसाब से प्रतिका, कैंसर के सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं, जब आपके कोई नेगेटिव इमोशंस बहुत हम्म। स्ट्रांग वाले आपके अंदर सप्रेस्ड होते हैं, तो वो ओके। सप्रेस्ड नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो कैंसर के सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। और ये साइंटिस्ट की रिसर्च होती है। हम्म। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जिन लोगों ने होपोनोपोनो टेक्निक किया वो कैंसर से सरवाइव कर गए। वाह। So it's all about cleansing of that dirty water inside. And I know a lot of us have a lot of deep thoughts, deep remorse, deep negative incidents from childhood which we have suppressed. और साइंटिस्ट तो यहां तक बोलते हैं कि कोई भी फिजिकल पेन भी है, फॉर एग्जाम्पल किसी के स्पाइन में पेन है, आप मानोगे उसका क्या कारण बताया जाता है साइंटिस्ट के हिसाब से, कि वो इंसान अपनी लाइफ में स्टैंड नहीं ले पाया और उसका उसको मलाल है, he or she is regretful of not being able to take a stand, and that is reflecting on their spine now. That's the correlation. So all the physical ailments are mostly primarily connected to the negative emotions, negative thoughts, beliefs, and actions. हम्म। वरना मोस्टली तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, और उसमें बोलते हैं एक चीज को 25 बार लिखो, 50 बार लिखो, हर दिन लिखो। बोर और हो जाता है इंसान एक दिन बाद में कि यार अब बोरिंग लग रहा है, नहीं लिखेंगे हर दिन। वो बोर, क्योंकि वो होगा ही नहीं। आपका नेगेटिव वो गंदा पानी तो है ना, वो होगा ही नहीं। मैंने भी किया था, मैं क्यों बोलूं, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू शुरू में बड़ा जोश चढ़ा, अरे आपको बोलने से सब कुछ मिल जाता है, तो चलो करो करो। हाँ हाँ। बहुत लिखा, बहुत बोला, घंटों घंटे बोला, और कई बार मन नहीं करता था तो भी बोला। हम्म। बट इट डिडंट वर्क अंटिल आई गॉट टू नो ऑफ दिस मैजिकल हीलिंग टेक्निक, हम्म। होओपोनोपोनो। लोग बहुत टेक्निक जानते हैं, रेकी बोलते हैं, ये सब होता है। इनफैक्ट मेरी ही कम्युनिटी में प्रतिका रेकी ग्रैंड मास्टर्स बैठे हैं, जो ओके। बोल रहे हैं सर जो रेकी नहीं कर पाता है वो होपोनोपोनो कर देता है। ओके। वाह। और इसमें होपोनोपोनो ऑफ कोर्स मेरे यूट्यूब पे बहुत डिटेल वीडियोस हैं इसके ऊपर कि होपोनोपोनो टेक्निक है क्या। जैसे कि बताया कि ये आती है एंशियंट, इट्स अ हवाइन टेक्निक, पर हम्म। इट्स वेरी पावरफुल, और इसमें सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल होता है। और हम्म। आप शॉक हो जाओगे सुन के, वो 4 स्टेटमेंट्स हैं: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। व्हाट, सिर्फ सो ये चार इजी। स्टेटमेंट के इस्तेमाल से, यस, ये बट यू कोई हैव टू रिलीजियस नो हाउ टेक्निक टू नहीं यूज है। इट। हाउ टू यूज इट इज व्हाट यू नीड टू नो, बट देर इज नो रिस्ट्रिक्शन आपको कि नहा के करना है, खाने से पहले करना है, या फिर अगरबत्ती करना है। देर इज नो रिलीजियस एस्पेक्ट। हम्म। इट्स अ स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक, वेरी नाइस। and it's extremely powerful, extremely powerful. If people can cure cancer with this, what then you can think how strong and powerful this technique is. सो डू यू थिंक दैट forgiveness जो होता है, that plays a Mhm. huge role in it, forgiving not only other people, forgiving yourself, because we blame ourselves a lot for so many things. Yeah, yeah. Yes, absolutely. Or what a what a coincidence! You asked a question right after the healing that I answered. By the way, Ho'oponopono is actually a forgiveness technique. Hmm. Because most of us, as you said rightly, we blame ourselves for everything जो हमारे साथ हुआ। उसके साथ अगर किसी की शादी नहीं चली तो मैंने इससे शादी ही क्यों करी, मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी, मुझे इशारे मिल गए थे, ये बंदा ऐसा, ये बंदी ऐसी थी। तो वो बहुत ज्यादा सेल्फ ब्लेम रहता है। और मोस्टली क्या होता है ना, जितने भी लोग इस समय परेशान हैं लाइफ में, जब मैं भी परेशान हुआ करता था, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा भी सेल्फ एस्टीम ही डाउन था उस टाइम पे। Hmm. जहां आपका सेल्फ एस्टीम गिरेगा आप कभी लाइफ में खुश हो ही नहीं सकते। और होओपोनोपोनो इज सो पावरफुल प्रतिका कि वो सबसे पहला आपका सेल्फ एस्टीम ही बढ़ाता है।
क्योंकि वो आपको फॉरगिवनेस सिखाता है, वो आपको एक्सेप्टेंस सिखाती है ये टेक्निक। Forgive yourself. Forget about others. You forgive yourself. How हम्म to accept, how to forgive is what is the foundation of this Ho'oponopono technique. और ये टेक्निक का एक फाउंडेशन ये है कि जो बाहरी दुनिया है वो आपकी अंदरूनी दुनिया का एक मिरर का रिफ्लेक्शन। हम्म जो आपकी अंदरूनी दुनिया है, अंदरूनी मीन्स सबकॉन्शियस माइंड, सिंपल, जो आपके यहाँ है वो हम्म ही आपके सामने आता जाएगा। इनफैक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे काफी क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं हो पोनो पोनो से रिलेटेड, जहां उन्हें जब वो मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में एनरोल करते हैं उसके बाद वो बताते हैं उनके जैसे हस्बैंड का डेथ हुआ, दिन में 5 5 6 6 बार रोती थी वो लेडी, 6 6 बार जोर जोर से दहाड़े मार के। घर में नेगेटिविटी थी, किसी चीज में मन नहीं करता था, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स पे थी 10.75 mg के पर डे। After working with me, after getting into my healing program, her in just 8 sessions, in 4 weeks, her psychiatric antidepressant tablets of 10.75 mg was reduced to just 0.25 mg. वाओ एंड शी सेड सर 2 सेशन के बाद ही मेरे को रोना वोना सब भूल गई मैं, मतलब मुझे रोना ही नहीं आ रहा था। क्योंकि वो ब्लेम वो अपने ऊपर ले रहे, अगेन शी वाज ब्लेमिंग हम्म हर सेल्फ कि मेरे हस्बैंड को हार्ट स्ट्रोक आया और मैं कैसे नहीं उठी, वो बाथरूम में गिर गए, मेरी नींद लग गई। अरे तो नींद तो आएगी, रात का टाइम है तो। पर वो एक्सेप्टेंस नहीं था कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ इस चीज की। तो हम्म वो गिल्ट ले लेना, गिल्ट में रिमोर्स, बहुत ज्यादा रिमोर्स था, और रिमोर्स से ज्यादा गिल्ट था कि मैं उनको बचा सकती थी हम्म करके। सो these are some results of this powerful technique. ओके And this is a forgiveness technique, and the moment they learn how to forgive ourselves for anything that has happened to us, or seek forgiveness for universe for unknowingly hurting me, because see I am a creation of universe, उसने मुझे भेजा है इस बॉडी में और मेरा कोई हक नहीं बनता इस सोल को पेन देने का, हम्म मेरा कोई हक नहीं बनता इस सोल को एंजाइटी देने का, डिप्रेशन देने का। फॉर दैट आई एम आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड दैट इज द होल फाउंडेशन ऑफ दिस टेक्निक। we can we also say it is a kind of meditation only? It's very different from meditation. I will not categorize this into So meditation, and I meditation. have personally tried to practice meditations, Pritika, but it has not really excited me at all. Okay, So this is definitely not a not meditation. meditation. ओके, और टू ऑल द लिसनर्स, अगर आपको ये टेक्निक सीखना है, इस टेक्निक के बारे में और डिटेल्स चाहिए, तो आप इनके यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, एंड इवन यू कैन चेक इंस्पायरिंग जतिन्स वेबसाइट, वहां पे भी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर जतिन। यू ऑल्सो टीच पीपल टू राइट बुक्स। Yes. हाउ डिड दैट स्टार्टेड? अब ये एक और इत्तेफाक था, और ये बिल्कुल भी मतलब मैंने तो कभी सपनों में नहीं सोचा था हम्म कि मैं किताब लिख सकता हूँ। जैसे हमारे स्कूल्स में होता है ना, जैसे बुक फेयर्स होते थे, तो मैं जब वो बुक्स को देखता था मेरे माइंड में हमेशा होता था यार वाओ, मतलब कोई किताब लिखता है वो कितना ही नॉलेजेबल बंदा होगा वो, या हम्म बंदी होगी, मतलब कैसे लिखते हैं ये लोग किताबें, राइट। तो बहुत ही अलग लेवल की रिस्पेक्ट शुरू से ही थी ऑथर्स के लिए। हम्म और मैं कभी भी इसको छुपाता नहीं हूँ कि मैं स्कूल में, दो आई वाज अ एवरेज स्टूडेंट, बट मतलब मुझे कई बार ऐसे लिखने में भी प्रॉब्लम होता था, इंग्लिश के ऐसेज लिखने में भी प्रॉब्लम होता था। और आज वो बंदा जो इंग्लिश ऐसे लिखने में स्ट्रगल करता था, आज वो अवार्ड विनिंग ऑथर भी है। मैंने इनफैक्ट एक लिटरेरी अवार्ड जीता है एज नॉन फिक्शन ऑथर ऑफ द ईयर फॉर माय फर्स्ट बुक। वाओ। तो मैंने जब रियलाइज किया कि अगर मैं लिख सकता हूँ बुक, तो फिर कोई भी बुक लिख कोई भी सकता है। लिख सो ठीक है, पहली बुक लिखने की जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट में ऐसी है। मेरा जो थॉट आया बुक लिखने का, जो आपका सवाल है कि कैसे हुआ, वो मेरे जो मेंटोर, जो लाइफ कोचिंग जिनसे मैंने सीखी, जिनसे सर्टिफिकेशन लिया, उनका वो हर किसी को एक ही चीज बोलते थे कि द मोमेंट यू राइट अ बुक, जब हम्म आप किताब लिखते हो तो आप लोगों के लिए एक्सपर्ट बन जाते हो उस टॉपिक पे। हम्म क्योंकि जब आप किताब लिखते हो पीपल स्टार्ट परसीविंग यू एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑन दैट बुक, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपका फेम बढ़ता है।
तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव नहीं करनी पड़ती, वो आपका बुक ही पूरा कर देता है काम। हम्म तो उस थॉट से मेरे थॉट में डेफिनेटली था कि नहीं यार, बुक तो लिखनी है, बुक तो लिखनी है। और कोच ने बोला है तो डेफिनेटली लिखनी है, बिकॉज उनकी तो 4-5 किताबें थी। हम्म सो वहां से थॉट सीड किया गया, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम कि वो थॉट सीड हुआ। और फिर लॉकडाउन हुआ, और शुरू में तो किसी को नहीं पता था करना ही क्या है, मतलब ऑफिस को भी नहीं पता था कि काम क्या दें। सो टेक्निकली घर में खाली ही बैठे थे, और न्यूज चैनल्स में सिर्फ करो कि न्यूज ही चल रही थी और कुछ नहीं। सो उस समय मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए, हम्म देखते हैं कैसे लिखना जाता है। तो ऑफ कोर्स वो जर्नी इजी नहीं थी प्रतिका, रोज अ, लिखना, गिव अप, ब्लैंक हो जाना, क्योंकि कभी लिखा नहीं ना बुक के हिसाब से। तो बड़ा ही मुश्किल जर्नी था वो, 3-3.5 महीने मुझे फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने में लग गए। हम्म ऑफ कोर्स कुछ फ्रेंड्स की मदद ली, एक फ्रेंड है मेरी वो एडिटर है, तो उनसे काफी मदद मिली थी मुझे कि कैसे आप स्ट्रक्चर कर सकते हो बुक को। तो वहां से वो सफर शुरू हुआ। पहली बुक सफर, जो पहला बुक 3-4 महीने में जाके लिखा गया, और मेरा जो लास्ट बुक था वो सिर्फ 9 दिन के अंदर लिखा, एडिट और पब्लिश किया। वाह तो ये जर्नी, वो चस्का ऐसा चढ़ा बुक का मेरी बुक से कि यार एक पे तो नहीं रुकना है, और हम्म बस चल। और चारों ही मेरी बुक्स नॉन फिक्शन बुक्स हैं, जो लोगों की मदद करती हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स में, और बहुत मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक्स हैं। और जो पढ़ता है उन रिव्यूज भी बहुत अच्छे ही आते हैं। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो अगर कोई अभी देख रहा है इस वीडियो को या पॉडकास्ट को, कहीं सुन रहा है, और वो भी सोचता है यार मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाना हो या फिर इंस्टाग्राम पे रील फोटो बनाना हो, वहां तक हम लोग फिर भी चले जाते हैं। जब बुक की बात आती है तो यार बुक कैसे पॉसिबली, कैसे मतलब पॉसिबिलिटी वाला सोच में भी हम लोग नहीं सोचते हैं कि हाँ हम लोग भी कभी ऑथर बन सकते हैं। तो उनको या फर्स्ट बेबी स्टेप्स बताइए कि स्टार्ट में कैसे कैसे स्टार्ट करें, इस थॉट को कैसे स्टार्ट करें। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी हम कोई चीज शुरू करने जाते हैं लाइफ में, चाहे वो बुक हो या जो कोई भी चीज हो जो हम करना चाहते हैं, सबसे पहले ही हमारे अंदर एक छोटी आवाज होती है, नॉट पॉसिबल जिसको वो आपको बोलना शुरू कर देती है, अरे क्या करने जा रहा है, अरे तू कहाँ से लिखेगा किताब, पागल है, तूने तो स्कूल में ऐसे नहीं लिखता था, हाउ कैन यू इवन राइट अ बुक। इवन आई हैड दिस छोटी आवाज टॉकिंग वेरी स्ट्रांगली। बहुत लोगों, अब कुछ फ्रेंड्स को बताया तो उन्होंने मजाक भी उड़ाया, अरे पागल है, तू तो स्कूल में ऐसे नहीं लिख पाता, तो बुक लिखेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिली थी कि वो छोटी आवाज ही आपकी आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो जो एक सीक्रेट में अपनी वर्कशॉप, इनफैक्ट मैं आज एक बुक राइटिंग कोच भी हूँ, बिकॉज जैसे आपने पूछा कि लोग कैसे ये सोच को आगे बढ़ा सके, तो पहली सोच तो ये है कि आप ये सोच लो कि मुझे लिखनी है। वो हम्म कैसे लिखनी है, ज्वाइन माई वर्कशॉप, यू विल गेट टू नो। बट उस वर्कशॉप तक आने के लिए भी आपकी छोटी आवाज को आपको चुप कराना होगा। तो मैं हम्म एक ही सीक्रेट बोलता हूँ, ऑफकोर्स जो वीडियोस में देखेंगे, व्हेन दिस छोटी आवाज इज टॉकिंग, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट शट दिस छोटी आवाज। हम्म जहां आप इस छोटी आवाज को जीतना सीख जाओगे ना, तो बुक क्या, थीसिस लिख जाओगे, राइट। But the first step, as you asked, what is that first step? The first step is just shut this छोटी आवाज। जस्ट गेट और ये स्टार्टेड। छोटी आवाज कुछ नहीं है, आपका कंफर्ट जोन है। हम्म और कंफर्ट जोन ना ओवर प्रोटेक्टेड पेरेंट की तरह है, वो आपको बिल्कुल भी पेन नहीं देने देगा। और थोड़ा सा आप कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे तो आपको पेन तो होगा, क्योंकि नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। कई बार दिमाग उल्टा हो जाएगा, अरे ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो जहां दिमाग को पेन मिलता है ना, ये छोटी आवाज आ जाती है बचाने के लिए। हम्म लीव इट, इट्स नॉट मेड फॉर यू। और ऐसे ही इस छोटी आवाज ने कितने ही लोगों के सपने तोड़े हैं, या शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिए, चाहे वो बुक हो चाहे कोई भी सपना। हम्म शायद ये छोटी आवाज ने मेरे लिए भी बात करी थी, जब मैं कॉर्पोरेट का मेरा करियर में टर्मिनेशन हुआ, और कोई भी मेरा इंटरव्यू क्लियर ही नहीं हो रहा था। और वो मेरा इंस्पिरेशन था यूनिवर्स से कि तुम्हें इंटरव्यू देना ही नहीं है, यू डोंट हैव टू गेट बैक टू कॉर्पोरेट्स। तो वो छोटी आवाज तो मैंने बंद कराया, नहीं कॉर्पोरेट नहीं करना है मुझे, आई एम, इट्स ओके, आई कैन स्टार्ट अगेन। हम्म और मैं इनफैक्ट मैं खुद भी कई बार हैरान हो जाता हूँ कि स्टार्ट अगेन किया, और ऐसा किया कि 2.5 साल के अंदर इतना कुछ अचीव कर लिया कि लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट शटिंग द छोटी आवाज प्रतिका। बहुत छोटी आवाज आपको बढ़ने से रोकती है, वो ही पहला स्टेप है, चाहे बुक हो चाहे कुछ भी हो।
दो मेजर ड्रॉबैक्स या फिर आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स आती है जब कोई भी सोचता है बुक लिखने के लिए, उसमें से सबसे पहला है कि मेरे पास तो मैं क्या सिखाऊंगा या मैं क्या सिखाऊंगी, मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं बताने के लिए। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम। सेकंड है कि किसी को अगर इंग्लिश में लिखना है तो मेरी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं है, हिंदी में लिखना है तो हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? देखो, पहला तो ये लोगों का मिथ है कि इंग्लिश में ही बुक लिख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हम्म। आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें बुक लिखिए, क्योंकि थैंक्स टू amazon हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है जहाँ ऑलमोस्ट सारी मेजर लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड हैं। चाहे उसको मराठी हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, मलयालम हो, इनफैक्ट लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड। राइट। पर जो मेरा एक रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आपको ग्लोबल ऑथर बनना है, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है अपने फेम को, अपनी किताब को, तो डेफिनेटली इंग्लिश में बुक होना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश इज द ओनली ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज, और लैंग्वेज ग्लोबली एक्सेप्टेड है नहीं। सो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप किसी भी लैंग्वेज में बुक लिखिए, और एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर को हायर कीजिए, हम्म। जो आप इंग्लिश में बहुत प्रोफेशनल से। जी। जी। और मैं कभी भी टूल्स सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज आई एम श्योर लोगों ने कभी भी, अगर ट्रांसलेटर टूल्स, हमारे गूगल ट्रांसलेटर को ही देख लीजिए, बहुत बहुत ही खराब है। भयंकर काम होगा। तो वो मैं कभी टूल्स, एआई के जमाने में भी मैं बुक्स के लिए कभी एआई का रिकमेंडेशन नहीं हम्म। देता हूँ, क्योंकि बुक एक बहुत ही पर्सनल चीज है। और उसमें अगर ऑथर के भाव, उनके इमोशंस अगर नहीं आ पाए, तो वो बुक बुक ही नहीं, जी। वो कुछ और ही है, वो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बन जाएगा। जी। सो पहला स्टेप, आप पहले बात तो लैंग्वेज का बैरियर तोड़िए। कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, और थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू इंटरनेट, आप बहुत अच्छे से अच्छा ट्रांसलेटर हायर करके अपनी बुक को इंग्लिश में कन्वर्ट करवा के, वो ट्रांसलेटर्स एडिटिंग सर्विसेज भी देते हैं, वो हम्म। ट्रांसलेट करा के, एडिट करा के आप पब्लिश कर सकते हैं। इनफैक्ट इसी का सक्सेस स्टोरी मैं अपनी ही कम्युनिटी से बताता हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं बुक राइटिंग कोच भी हूँ, मेरी कम्युनिटी है बहुत सारे ऑथर्स की। फर्स्ट टाइम ऑथर्स थे, उनको भी नहीं पता था कैसे करना है, क्या करना है। तो ऐसे ही एक ऑथर थे जिनको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती है, ओके। और समझते हैं बस पढ़ नहीं पाते हैं। इनफैक्ट समझने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, पर वो इंग्लिश बुक लिखना चाहते थे। इस मेरे सजेशन को फॉलो किया, ट्रांसलेटर हायर किया, और पूरी किताब, उनकी किताब का नाम भी भगवत गीता है, उन्होंने भगवत गीता पे किताब लिखी है, फॉर बिगिनर्स एंड एवरीवन। हम्म। पूरी किताब हिंदी में लिखी, ट्रांसलेटर से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करवाया, और पब्लिशिंग जब करी तो हिंदी में नहीं करी, इंग्लिश में करी। और ओके। क्योंकि मेरा एक प्रॉपर एक पूरा प्रोग्राम है जिसमें पूरी टेक्निक्स बताई गई हैं, हैक्स जिसको हम बोलते हैं, शॉर्टकट्स, हम्म। कैसे लिखना है, एडिट करना है, वो सब। तो उन्होंने, और इसमें एक और मॉड्यूल है जो मेरे प्रोग्राम में, जो कि आपको बेस्ट सेलर ऑथर बनाता है। तो उस टेक्निक को फॉलो करके प्रतिका, वो ऑथर 24 आवर्स के अंदर अंदर, बुक पब्लिश हुआ जैसे आज, तो 24 आवर्स के अंदर उनकी बुक नंबर 1 पे हिट कर गई थी। और वो भी एक नहीं, दो नहीं, 5 कैटेगरीज, वाओ। by just following the right technique and the right guidance that I give in my mentorship program. ओके। So प्लीज। it's possible. या या ऑल्सो अबाउट, प्लीज आंसर द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे मैंने आपको पूछा कि लोगों को लगता है मेरे पास कुछ है ही नहीं बताने के कुछ है लाइक। ही नहीं, अगर कोई मैं हाउसवाइफ है तो एक्सपर्ट वो ही नहीं बोलेगी हूँ, कि मैं तो मैं तो कुछ सिर्फ एक एक्सपर्ट। हाउसवाइफ है, मैं किस बारे में किताब लिख सकती हूँ? देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही फेमस किताब है नेपोलियन हिल की, थिंक एंड हम्म। ग्रो रिच। या। बहुत ही पॉपुलर, जी। अत्यंत पॉपुलर किताब है, जी। राइट? अगर आपने पढ़ी हो तो शायद आप भी रिलेट कर पाएंगे। जब नेपोलियन हिल ने ये किताब लिखी थी, और ये किताब है कि कैसे सोचे और अमीर बने, ठीक हम्म। है, थिंक हम्म। एंड ग्रो रिच, हम्म। उनको खुद पैसों के वांदे थे। हम्म। जो इंसान को खुद पैसों के वांदे थे, उन्होंने बुक लिखी हाउ टू थिंक एंड ग्रो रिच। तो हेंस प्रूव्ड, आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वो बुक छापने के बाद वो बहुत रिच बन गए थे, हम्म। बट लिखते वक्त तो उनको भी, उनके पास तो पैसा ही नहीं था रोज की चीजों के लिए। बट स्टिल ही रोट अ बुक विच इज स्टिल एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ, इट इज स्टिल इन्फ्लुएंसिंग अस, हेल्पिंग अस टू लुक एट मनी फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। एक यस। और एग्जांपल मैं अपने इंडियन ऑथर का देता हूँ, अमीश त्रिपाठी, जी। जो कि बहुत ही पॉपुलर हिंदू माइथोलॉजिकल सीरीज इमॉर्टल्स और मेलुआ के ऑथर हैं। वो बैंकर हैं प्रोफेशन से, उनका पूरा बैकग्राउंड फाइनेंस का है।
पर हम्म उन्होंने बुक लिखी है हिंदू माइथोलॉजी पे। तो ना तो उनको पंडित बनना पड़ा हिंदू माइथोलॉजी पे बुक लिखने के लिए, ना ही उनको कोई प्रीस्ट या धर्म गुरु बनना पड़ा, बट हम्म ही स्टिल रोट अ बुक ऑन दैट। ऑफ कोर्स इसका एक टेक्निक है, जो हम्म ऑफ कोर्स इस वीडियो पे हम शायद ना बता पाएंगे, बिकॉज इट्स अ टेक्निक। और वो टेक्निक ही मैंने अनलीश किया था अपनी जर्नी पे, पहले से चौथी किताब तक, कि कैसे एक किताब को लिखा जाए अगर आपको लगता भी कि मेरे पास तो इसका वो एक्सपर्टीज ही नहीं, हम्म और कैसे वो लिखा जाए जो रीडर पढ़ना चाहता है। ये नहीं कि जो आप लिखना चाहते हो, जो रीडर को जरूरत है लिखने की, पढ़ने हम्म की, हम्म उसके हिसाब से वो टेक्निक्स मैंने अपने, उसी के लिए मैंने वर्कशॉप क्रिएट किया है, प्रोग्राम क्रिएट किया है। तो सारे शॉर्टकट्स जो हर एस्पायरिंग ऑथर जानना चाहता है, वो मेरे पास है। ओके। आपने अभी अभी मेंशन किया कि आपके एक क्लाइंट का 5 बुक्स एक साथ इन 5 कैटेगरीज में 5 कैटेगरी। बेस्ट सेलर। तो बेस्ट सेलर बुक्स का भी कोई नॉर्म्स होता है क्या? ये चीज टिक हुआ तब वो बेस्ट सेलर यस यस, कैटेगरी में जाता एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एक चेकलिस्ट होता है, amazon के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्योंकि बुक्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। है? कैन यू प्लीज एक्सपैंड ऑन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? Requirements, it keeps on varying, but the main अच्छा। requirement is, your category should be very relevant। आप जो बुक आपने लिखी है, आपकी कैटेगरी रेलेवेंट होनी चाहिए। amazon को ये उनके बैकएंड को दिखना चाहिए कि आपकी बुक डिमांड में है, बिना एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाए। अच्छा। amazon का जो एल्गोरिथम है पूरा, वो ऐसे प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट करता है जिनकी डिमांड बहुत ऑर्गेनिक है, बिना हम्म एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट करे कि उनकी प्रोडक्ट्स डिमांड में है, तो amazon भी उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू करता है ऑर्गेनिकली। तो जो मेजर जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं राइट कैटेगरी सिलेक्शन, राइट हम्म लॉन्चिंग, पब्लिशिंग द बुक एट द राइट टाइम। अगर सोचिए, अगर मेरी बुक पब्लिश हो रही है और आज ही अगर लेट्स से टोनी रॉबिन्स की बुक पब्लिश हो रही है, तो आपको लगता है कि मेरी बुक का कोई चांस है हम्म नंबर वन हिट करने का? तो द राइट टाइमिंग ऑफ पब्लिशिंग द बुक ऑन वेरी amazon इम्पोर्टेंट। under the right category, these are the two हम्म major points we have to look at. And of course there are other points which keeps on varying and I keep sharing in my community, but these are two major things: the timings of publishing the book and the selection of the categories when you're publishing the book. अगर आप लोग में से किसी को भी बुक लिखना है तो आप अगेन यू कैन गो टू हिज पेज और वेबसाइट एंड चेक इट आउट हाउ टू राइट अ बुक। आई In थिंक fact, if you want, you can share the links in your आई विल description. एब्सोल्युटली Yes. सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर डिटेल बॉक्स, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से प्लेटफॉर्म में ये पॉडकास्ट देख या सुन रहे हो, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट होपोनोपोनो के लिए प्रतिका, एक मेरा एक व्हाट्सएप का पूरा कम्युनिटी है, ओके। जहाँ पे जो लोग होपोनोपोनो जानना चाहते हैं या फिर हीलर बनना चाहते हैं, हीलिंग अपनी करना चाहते हैं, मेरे साथ प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं, उसके लिए कम्युनिटी बनाया गया है। तो इनफैक्ट वो लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड यू कैन शेयर विद एब्सोल्युटली योर एब्सोल्युटली। ऑडियंस। या आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में या डिटेल बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच जतिन, आपने इतना टाइम हमें दिया और इतने डिटेल में हमें समझाया ये टेक्निक्स के बारे में। इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। सेम हियर प्रतिका, आपने ऑफ कोर्स ये इन सवालों के थ्रू आई एम श्योर कितने लोग ही इंस्पायर हुए होंगे कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप ब्रेक डाउन से ब्रेक थ्रू हमेशा हो सकता है। और यही मैसेज मैं इनफैक्ट इस पॉडकास्ट या इस वीडियो के थ्रू देना चाहता था कि ब्रेक डाउन से ब्रेक थ्रू पॉसिबल है, कोई और नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। So that's the message I want to give, and I'm so glad with the help of these questions and this interview with you, a lot of people will get a hope. Yes, it is possible, and there is always a solution to every problem. और मैं यही बोलता हूँ कि देखो, जैसे कि हम बचपन में हमें कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आता था, जैसे मुझे तो मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आता था, हम हम्म मैंने मैथ्स की ट्यूशन लगाई थी ना, कोचिंग ली थी। तो इसी तरीके से लाइफ भी एक सब्जेक्ट ही है। कई हम्म बार हमको नहीं हर चीज पता हो सकती, तो आप लाइफ के एक्सपर्ट पे जाइए, मेरे पास से किसी के पास भी जाइए, बट जो लाइफ के एक्सपर्ट्स हैं, लाइफ कोचेस हैं, हीलर्स हैं, कनेक्ट विद देम, टेक कोचिंग फ्रॉम देम, बिकॉज यू आर स्टक लाइक वी वर स्टक इन स्कूल इन सम सब्जेक्ट्स। लाइफ इज ऑल्सो सब्जेक्ट, you're stuck, take help and move on, get the hacks from them and move on. एब्सोल्युटली। So, Thank you so much, Jatin, for thank wonderful you, insights and wonderful this conversation. Thank you so much. thank you.